नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका YouTube चैनल ट्यूशन एंड ट्रिक्स पर। दोस्तों पॉलिटी वीडियो में ये अगला लेक्चर है और यहाँ पर दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में एक बात कर चुके थे और शुरुआत रफ वर्क से करेंगे। वहाँ पे हमने दोस्तों आर्टिकल 22 यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे आर्टिकल 22 पढ़ रहे थे। चूंकि 19 का एक सेपरेट वीडियो था, क्योंकि 19 आर्टिकल आपको मैंने बताया था पूरा बड़ा आर्टिकल था। और फिर उस नेक्स्ट वीडियो में 20, 21, 22 था और 22 में मैंने आपको बताया था दोस्तों दो तरह का दो पार्ट होते थे, जिसमें 1 से ले 3 तक सब पार्ट था और 4 से 7 तक एक साथ था। ठीक है, 22 के सब पार्ट्स। और जिसमें दोस्तों 1 से 3 तक जो है गिरफ्तारी के बारे में था। ठीक है, अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में था। यहाँ था कि जो दंडात्मक गिरफ्तारियां थी उसे यहां पर लिखा गया है। और ये जो है ये दंडात्मक ना होके इनको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक, तो और ये होता है ये होता है प्रिवेंटिव, ये होता है प्यूनिटिव। ठीक, ये होता है प्यूनिटिव और ये होता है प्रिवेंटिव। तो जिसमें दोस्तों हम लोग प्यूनिटिव की बात मतलब दंडात्मक निरोध की बात जो है पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके थे कि यहाँ पर किसी को दंड मिल गया है तो वो अब जो है जेल की सजा काट रहा है। यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है दोस्तों, हमने कहा था कि जैसे किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर कुछ छूट नहीं मिलता, जैसे कि न्यायालय मजिस्ट्रेट के सामने पेशी का अधिकार यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अभी आपने कोई अपराध किया ही नहीं है। फिर यहाँ पर जो है आपको कारण जानने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने अपराध किया ही नहीं है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे, तो ये पार्ट जो है उस वीडियो में रह गया था। तो सबसे पहले हम लोग इसको कर लेंगे और फिर जो है आर्टिकल 23, 24 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं यहां से। आर्टिकल 22(4) से लेके आर्टिकल 22(7) तक। ठीक है, और यहां पर दोस्तों आप देखिए सबसे पहले आर्टिकल 22(4) क्या कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है, किस लिए गिरफ्तार किया गया है? प्रिवेंटिव मतलब निवारक निरोध में। तो यहां जैसे देखिए गिरफ्तार व्यक्ति 3 माह से अधिक तभी गिरफ्तार होगा। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, 3 माह से अधिक वह तभी गिरफ्तार होगा जब सलाहकार बोर्ड 3 माह समाप्त होने से पहले ही रिपोर्ट दे दे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जैसे वो गिरफ्तार हुआ है तो 3 महीने वो जो है अरेस्ट हो सकता है और 3 महीने से अधिक तभी होगा, यहां माह लिख दे रहा हूं और सब समझ जाएंगे, 3 माह से अधिक तभी होगा जब जो एक सलाहकार बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है, वह 3 महीने बीतने से पहले ही एक रिपोर्ट दे दे और बता दे कि नहीं भैया इनको अभी और डिटेंशन किया जा सकता है। डिटेंशन मतलब गिरफ्तारी अभी इनकी और जारी रह सकती है, डिटेंशन। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां पर देखिए बोर्ड के बारे में, अब चूंकि यहां एक सलाहकारी बोर्ड की बात आई है तो इस बोर्ड के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ये हाई कोर्ट, इस बोर्ड में कितने सदस्य होंगे वो देखिए। सदस्य की संख्या एग्जैक्ट नहीं लिखी है, इस वजह से कभी कोई प्रश्न पूछेगा तो आप सदस्य की संख्या एग्जैक्ट नहीं लिखी है कि कितने सदस्य होंगे, पर सदस्य की एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। हाई कोर्ट के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश, हाई कोर्ट के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश हो। लेकिन जो और लगा है दोस्तों, और के बाद वाला कितना बढ़िया है उसे आप देखिए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के अहर व्यक्ति, मतलब कि जो ऐसे व्यक्ति जो एलिजिबल हो जो हाई कोर्ट में जस्टिस, ठीक है, बनने के लिए, क्या जज बनने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट में जज बनने के लिए एलिजिबल है वह भी इस बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। समझिए, अथवा के पहले जो क्लॉज है वो तो थोड़ा टफ है, लेकिन इसके बाद जो क्लॉज है वो कितना इजी है। तो आप समझ गए, 3 माह तक किया जा सकता है, 3 माह से अधिक तब होगा, जो ये सारी बातें हैं। तो आप पूरा रिपीट करके फिर से देख लीजिए। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो आपको, जैसे क्या है कि अगर आपको वीडियो स्लो करके देखनी है तो वीडियो के ऊपर जो 3 डॉट होता है उसे ओपन करें और उसके बाद स्पीड पे जाएं, उसके बाद 1.5, 2 करके देख सकते हैं। अगर मैं तेजी बोल रहा हूं तो उसको आप स्लो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके जो निवारक निरोध के जो कानून बने हैं दोस्तों, उन्हें मैंने क्रम से यहाँ पे लिखा हुआ है। चूंकि ये मैंने आपको बताया था मेंस की सीरीज अलग चलेगी तो वहां पे हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन तब भी जो सबसे पहला निवारक निरोध था वो 1951 में पीडीए था जिसका नाम था, और इसका नाम था दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, और यह आया था 1950 में।
आई बात समझ में? 1950 मतलब आप कह सकते हो दिस इज द फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ विच इज यू कैन से इनएक्टेड इन 1950। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है यह समाप्त भी हो गया था 1969 के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आया था मीसा जो भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यह आया था 1971 में। 1971 में गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दोस्तों। ठीक है, और 1978 तक यह चला। 1978 के बाद यह जो है निरसित कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। दिख नहीं रहा है? ठीक है, ये 1978 में। उसके बाद दोस्तों आया एनएसए। ठीक है, ये कॉफी पोसा है, ये फॉरेन एक्सचेंज के बारे में था। ठीक है, क्या था? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। तो कॉफी पोसा था, ये जो है आप बात नहीं 1974 में आया था। ठीक है, तो कॉफी पोसा 1974 में पारित किया गया था। उसके बाद दोस्तों एनएसए तो आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अच्छा, इसका हिंदी करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या कानून। एक्ट हो गया कानून, तो देखिए रासुका, तो दोस्तों यही है रासुका। ठीक है, जो कानून आपने सुना होगा रासुका। चूंकि दोस्तों आप लोगों को पता है ये निवारक निरोध की एक्ट थे, तो इसमें आपको जो है शंका के आधार पर भैया इनसे जो है समस्या हो सकती है, इस वजह से गिरफ्तार कर लेंगे। तो आप देखिए जो मीसा था ये 1971 में, मतलब कि कांग्रेस इंदिरा गांधी ने लेके आया, लेकिन 1978 में जनता दल की सरकार थी और जनता दल ने इसको जो है निरसित कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। फिर आप देखिए इधर रासुका के पास आई है एनएसए, और फिर 1980 के करीब जो है फिर कौन आया? यहाँ सरकार ज्यादा दिन नहीं चला पाया था ये लोग। तो 1980 के समय जो है जब इंदिरा जी की पुनः सरकार बनी, तो इन्होंने मीसा चूंकि खत्म हो चुका था, तो इन्होंने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मतलब कि एनएसए या रासुका लाया। और अभी यह चर्चा में भी था एक बार, जब आपने देखा होगा अभी यही कोरोना काल में जो है कई लोगों पे हो रहा था कि रासुका लगाया जाएगा, क्या होगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं जो है टाडा पे। टाडा आप लोग हो सकता है कई लोग नाम सुने हो टाडा, मैं तो सुना था, मतलब प्रिपरेशन के पहले ही सुना था। और इसका फुल फॉर्म होता है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन मतलब उसका निरोध करना है, उसको रोकना है। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम, और यह आया था दोस्तों 1987 में। उसके बाद दोस्तों पोटा आता है, और पोटा का नाम है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, टेररिज्म एक्ट कह सकते हो, 2002 में आया था। तो मेरा कहने का मतलब इतने जो है एक्ट थे, एक दो आपको याद रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना डिटेल जो है ना दोस्तों, इतना डिटेल आपको सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको कहीं कोट वोट करना पड़ जाए कि भैया, कहीं कोट करना पड़ जाए कि ऐसे भी अधिनियम थे जो कि ऐसे जैसे आपसपा है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उसके आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 23-24, इसमें जो बात है वो लिखी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आपने हमारा एक ट्रिक समास्वत्सो देखा ही था, जो कि समास्वत्सो यहाँ पे हमने बताया था कि सबसे पहले समानता 14 से 18, फिर स्वतंत्रता 19 से लेके 22, और फिर शोषण हो गया 23-24। तो जो ग्रुप बना हुआ है, तो आज हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं शोषण। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि हमें शोषण ना हो हमारा। तो आर्टिकल 23 पे आते हैं दोस्तों। आर्टिकल 23 के दो पार्ट हैं, 1 और 2। आर्टिकल 23(1) कहता है कि 3 चीजों पर रोक लगी हुई है। ठीक है, प्रोहिबिशन 3 चीजों पे। पहला कौन सी बात है? मानव का दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो पहली चीज है मानव का जो दुर्व्यापार है उस पर रोक लगी है। दूसरा बेगार का मतलब होता है कि जबरदस्ती का श्रम कराना। बेगार का मतलब जबरदस्ती का श्रम कराना नहीं, बेगार का मतलब होता है कि विदाउट वेजेस, जो है वेजेस ना देना, पर्याप्त जो है काम के बदले। और बलात् श्रम होता है कि फोर्स्ड लेबर, बलात् श्रम होता है। ठीक, फोर्स्ड लेबर आप समझ ही रहे हैं। और यह तीनों जो है विधि के अनुसार ये अपराध है। क्या है? क्राइम है ऐसा करना। और यह जो है दंडनीय भी है। और कैसे दंडनीय होगा? विधि के अनुसार दंडनीय है। ये मैंने आगे लिखा भी हुआ है। और दूसरी चीज दोस्तों, अब यहाँ पर जो है इसके आगे अच्छा ये लिखा हुआ है, ये तीनों जो है उल्लंघन है, और ये अपराध माना जाएगा ऐसे उल्लंघन को, और जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ठीक, आर्टिकल 23(2) पे आते हैं।
ये क्या कहता है? ये कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनिवार्य सेवा अधिरोपित मतलब आरोपित करने में कि मतलब सॉरी जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको काम चुनाव में ड्यूटी लग जाती है, इस तरह जनगणना में ड्यूटी लग जाती है, करने से नहीं रोकेगी। मतलब कि ये अभी पहले वाली बात क्या कर रही है? पहले बात किया जा रहा है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलाश्रम, तो ये सारी चीजें हैं। कोई जाके कह दे कि नहीं भैया हमसे जो है बेगार कराया जा रहा है, हमसे मेहनत दिन भर का कराया जा रहा है, दिया जा रहा है हमको 1,000 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, तो ऐसे में ये चीज नहीं रोकेगी राज्य को, अगर राज्य अपने कर्मचारियों से कोई अनिवार्य सेवा लेती है तो। ठीक है। और इधर वाली जो बात है दोस्तों, ये राज्य और प्राइवेट व्यक्ति पर दोनों पर लागू है, मतलब स्टेट पर भी लागू है और प्राइवेट, PRIVAT, प्राइवेट पर भी लागू है। प्राइवेट का मतलब कोई प्राइवेट आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये ध्यान देना हमें। उसके बाद यहां पर बस ये एक चीज ध्यान देना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आर्टिकल 15-16 में भी ऐसी चीजें आई थी, संख्या उनका ध्यान दीजिएगा। पर ऐसा करते वक्त राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगी, और भेदभाव का आधार क्या नहीं होना चाहिए? RRCC, R हो गया रिलीजन, R हो गया रेस, R हो गया कास्ट, R हो गया क्लास। तो ये 2R 2C, R²C²। याद कर लेना दोस्तों। तो ये 4 आधार पर राज्य 4 आधार पर भेदभाव नहीं करेगी अनिवार्य सेवा अधिरोपित करते वक्त। ठीक है, तो ये आर्टिकल 23 आपको याद हो गया। अब चलते हैं जो है आर्टिकल 24 पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। पढ़ाएंगे नहीं, पर थोड़ी बातें कर लेंगे जो जरूरी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर कहीं दास प्रथा जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है, जबकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है दास प्रथा, क्योंकि यहाँ स्लेवरी थी वहां पे। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, अब जैसे आपने ये क्या किया, जैसे मान लीजिए जो वेश्यावृत्ति है, ठीक है, जो चाइल्ड लेबर है, जो बाल यौन दुराचार है, ठीक है, इन सब में जो है सुप्रीम कोर्ट ने और जो है इन सबको देखते हुए जो आपका ये मानव दुर्व्यापार था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी, इसकी शब्दावली को और व्याख्यायित किया हुआ है। उसने कहा है कि खरीदना, क्रय और विक्रय, यह भी इसी के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा है कि दास प्रथा का कोई भी रूप होगा उसे भी दुर्व्यापार में गिना जाएगा। ठीक है, और अगर किसी महिला को जबरन वेश्यावृत्ति में ढकेला जाता है तो यह भी उसी के मानव के दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर गिना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और जो इसमें वाद थे, मामले थे, उसको जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे और अधिक, बस चूंकि हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं प्री के प्रोस्पेक्टिव से। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 24 पे आते हैं दोस्तों। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब रोकना, एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको कार्य करने से, जो काम करते हैं, चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज तो कल कारखानों में बच्चों के जो है काम करने से रोक कौन लगाता है? ये लगाता है आर्टिकल 24। ठीक है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। अब यहाँ साफ साफ लिखा है 14 वर्ष तक के बच्चे 3 स्थानों पर कार्य नहीं करेंगे। एक तो हो गया कारखाना, दूसरा हो गया खान, और तीसरा हो गया अन्य परिसंकट में नियोजन। अच्छा, ये अन्य परिसंकट में नियोजन से क्या क्लियर हो रहा है कि कहां पे? नहीं क्लियर होना है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बताई हैं वहां पे कि जिससे अन्य संकट में नियोजन के बारे में जो है पता चल सके। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, भवन निर्माण कार्य उन्होंने कहा है यह भी जो है अन्य परिसंकट में कार्य में गिना जाएगा। बाकी मित्रों, जैसे आपके पास फैक्ट्री एक्ट है, कारखाना अधिनियम है, अभी जो नया आया हुआ है वहां पर भी चीजें लिखी हुई गई हैं। इनके NDA की गवर्नमेंट में अभी एक एक्ट आया था, तो वो देख लीजिएगा आप लोग, कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हर आर्टिकल का विस्तार सिर्फ उतना ही नहीं है, यह काफी विस्तृत होता है। इसमें कई सारे एक्ट आते हैं, इसमें कई सारे वाद आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मामला। ठीक है, और कई सारी चीजें होती हैं जो अपने अंदर ये एक्ट आर्टिकल समेटे रहता है। तो हम लोग इसी चीज की पढ़ाई मेंस में करते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बस थैंक यू।